नमस्कार, मैं हूं पंकज विश्वास और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल डेली हिंदी। बीजेपी 4 बड़े काम करने जा रही है और इन 4 बड़े काम करने के बाद बीजेपी को सत्ता से हटाना मुश्किल हो जाएगा, दिल्ली की सत्ता से हटाना। पहला जो बड़ा काम है, बीजेपी ने ऑपरेशन 400 शुरू कर दिया है। क्या है ये ऑपरेशन 400? बीजेपी अपने दम पे नहीं, पूरे एनडीए के हिसाब से 400 लोकसभा सदस्यों का जो आंकड़ा है उसको टच करना चाहती है। आपने देखा पश्चिम बंगाल से 20-22 सांसदों को ऑलरेडी एनडीए में शामिल कर लिया गया है और उस पार्टी को लीड कर रहे हैं काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप उनके जैसे सांसद, और सौगतो राय, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, वो भी एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। हमने एक वीडियो देखा है, फोटो भी देखा है, जहां जेपी नड्डा जी के साथ सौगतो राय और शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू दिख रहे हैं खाना खाते हुए डिनर टेबल पे। तो इसका मतलब तो यही होता है कि वो लोग भी सेट हो चुके हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि यूबीटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, उनके 6 सांसद ऑलरेडी आ चुके हैं। संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय यादव, भाऊ साहब, वाकछोरे, नागेश पाटिल, ओम प्रकाश निंबलकर, ये लोग तो आ ही चुके हैं। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड से अर्जुन राय, एनसीपी, अजित पवार की पूरी टीम, तृणमूल के मैंने नाम आपको बताया है। इसके अलावा भी योगी राज, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश से करीब करीब 30 सांसद समाजवादी पार्टी के बीजेपी के टच में हैं और वो एनडीए में आने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी समाजवादी पार्टी में भी एक बड़ा खेला होने जा रहा है और इसका फायदा किसे मिलेगा? 30 सांसदों का फायदा, अगर ये डील फाइनल हो जाता है तो 30 सांसदों का जो फायदा ये तो एनडीए को मिलेगा ही। अब ये डायरेक्टली बीजेपी में आएंगे या एनडीए में आएंगे, जिस तरीके से एक नया सिस्टम बनाया गया है कि छोटी मोटी पार्टियों में एक बड़ी पार्टी को तोड़कर छोटी मोटी पार्टियों में इन लोगों को विलय करवा दिया जाता है। जिस तरीके से आपने एनसीपीआई पश्चिम बंगाल में जो मॉडल देखा तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने के लिए, आपने तो वो देखा है। तो इस बार ये जो 30 सांसद हैं, ये एनडीए में आएंगे या डायरेक्टली बीजेपी में आएंगे, ये तो अमित शाह जी तय करेंगे। ये पंकज विश्वास तय नहीं करेगा या कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट तय नहीं करेगा। अमित शाह जी को पता है वो क्या करने वाले हैं। लेकिन 30 सांसद अगर आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है अगले ही साल, 2027 जनवरी फरवरी के भीतर चुनाव होना है। तो उससे पहले बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बढ़त मिलेगा। नैरेटिव वॉर में बीजेपी को एक बड़ा बढ़त मिलेगा कि देखो, समाजवादी पार्टी टूटने की कगार पे है, समाजवादी पार्टी लड़ने की हालत में नहीं है। एक ही साथ पंजाब में भी चुनाव होना है। पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो भगवत मान वहां पे चला रहे हैं, तो पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी में एक बड़ा टूट फूट होने के आसार है। बीजेपी उस पर भी काम कर रही है, तो वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन उत्तर प्रदेश नेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल रखता है। दिल्ली की दिशा उत्तर प्रदेश तय करती है। आपको दिल्ली की सत्ता पे काबिज होना है तो आपको उत्तर प्रदेश के रास्ते ही, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ के रास्ते ही आपको दिल्ली जाना होता है। तो अगले साल जो चुनाव होना है उसमें समाजवादी पार्टी जीतने की हालत में नहीं है। ये एक बड़ा नैरेटिव रेडी होने जा रहा है। ऑलरेडी वहां पे अखिलेश जी ने क्या उस पार्टी का क्या सत्यानाश, बेड़ा गर्क करके रखा है, ये तो आपको पता ही है। और मायावती जी, उनका ऑलरेडी सत्यानाश होके रखा है। राजनीति में अब उनका कुछ हैसियत बचा तो है नहीं। राहुल जी लड़खड़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो 2024 के पहले उत्तर प्रदेश में जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स में, जेपी नड्डा जी जो बड़ा बड़ा सॉल्यूशन करते आपको अभी दिख रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा है कि कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में नेगोशिएटर के तौर पे उन्हें रखा गया था और जितने भी लोग इस पार्टी से उधर जा रहे हैं, जेपी नड्डा काफ़ी अच्छा नेगोशिएट कर रहे हैं। लेकिन
जिस जेपी नड्डा जी को आप अभी सफल नेगोशिएटर के तौर पे देख रहे हैं, वही जेपी नड्डा जी ने कहा था कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, अब हम स्वावलंबी हो गए हैं, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ हो गए, रिलायंट हो गए हैं। तो सेल्फ सफिशिएंट होने का जो इस बात को लेके जो बड़ा मुद्दा छिड़ गया था कि क्या आरएसएस और बीजेपी में दरार है, सबको उस समय पता है कि योगी बाबा के लोगों को टिकट नहीं मिला था या नहीं मिला था, सबको पता है कि उस समय क्या हुआ था। लेकिन बीजेपी में एक बड़ा प्रॉब्लम आरएसएस के साथ हुआ था और अमित शाह जी के साथ योगी आदित्यनाथ जी के बीच एक कहीं ना कहीं एक अनबन की स्थिति पैदा हुई थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था। लेकिन आज हालात वैसे नहीं है। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसमें सुलह हो गया है। अभी वो प्रॉब्लम की स्थिति है नहीं, सब इकट्ठा काम कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस को भी पता है बीजेपी अगर उनके साथ नहीं होगी तो वो जिस तरीके से काम करते हैं खुल्लम खुल्ला, वो नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस का अगर दौर आ जाएगा वापस, तो क्या वो आरएसएस को, आज जिस तरीके से आरएसएस ओपनली बहुत अच्छी तरीके से काम कर पा रही है, वो क्या कर पाएगी? आरएसएस 100वें साल में है। आरएसएस आने वाले 4-5 साल में बहुत बड़े बड़े काम करने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी का भी 2 टारगेट है, उसमें से एक हिंदू राष्ट्र भी है। वो अपने टर्म में हिंदू राष्ट्र करके जाना चाहते हैं। 2029 में जब वो फिर से सत्ता में आएंगे, उनका वो आखिरी काम होगा हिंदू राष्ट्र। एक पीओके की भी बात है, पीओके को भी वापस लाना चाहते हैं, अपने भारत में शामिल करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन राजनीति में आरएसएस और बीजेपी के में जो प्रॉब्लम हुआ था, वो सारा कुछ, या अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में जो फ्रैक्शन, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, अब वो सब सुलह हो चुका है। तो अब बहुत अच्छी स्थिति में दिख रहा है बीजेपी, कम से कम उत्तर प्रदेश में। तो अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत जाती है, जिसके आसार बहुत अच्छे हैं, तो उसके बाद इसका इफेक्ट 2029 में भी पड़ेगा। तो ये तो रहा उत्तर प्रदेश की बात। अब आते हैं वुमेन रिजर्वेशन पे। वुमेन रिजर्वेशन 33% करने के बाद बीजेपी इसको कर ही लेगी। इसी के लिए अलग अलग पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, 2/3 मेजोरिटी बीजेपी या एनडीए के पास हो, यही अमित शाह जी की चाल है। और अगर 33% रिजर्वेशन वाला मामला जो फंस गया था पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले, वो इसको पास करवाना चाहते थे, पास नहीं कर पाए, या जानबूझकर उन्होंने पास नहीं करवाया, क्योंकि हमने देखा है 370 अमित शाह जी ने पास करवाया था। लेकिन वही अमित शाह जी उससे अच्छी स्थिति में वुमेन रिजर्वेशन पास नहीं करवा पाए। लेकिन अब बीजेपी उसको पास करवाने की हालत में है, और वुमेन रिजर्वेशन पास करवाने के बाद बीजेपी आने वाले हर चुनाव में हमने महिला सशक्तिकरण किया है, ये वो बोलेंगे। क्योंकि बीजेपी के दौर में महिलाओं के लिए आर्मी का रास्ता खुल गया। अब आर्मी में महिलाओं की भर्ती हो रही है। इसको बीजेपी हर चुनाव में इसको प्रोपेगेट करती है, इसको बताती है, अपने इलेक्शन में वो भाषण में इसको रखते हैं। 33% रिजर्वेशन हो जाएगा, बीजेपी उसको भी भाषण में रखेंगे। बीजेपी अलग अलग जगहों पे, कहीं लखपति दीदी, कहीं अन्नपूर्णा भंडार, कहीं लड़की बहन योजना, अलग अलग महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए बीजेपी जो है बहुत तरह की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। तो बीजेपी महिलाओं को एक वोट बैंक की तरह देखता है और उनका वोट पाना चाहता है। कोई भी राजनीतिक दल है वो वोट तो पाना चाहता है, इसमें कोई गलत नहीं है। और आखिरी जो है डिलिमिटेशन, ये तो आपको पता ही है कि डिलिमिटेशन जब होगा तो उत्तर प्रदेश में 150 से भी ज़्यादा सीट होगा। बिहार में जो अभी 40 सीट है, वो लोकसभा सीटों की मैं बात कर रहा हूँ, वो कम से कम 70 से 80 के बीच जाने वाला है। पश्चिम बंगाल में अभी 42 सीटें हैं लोकसभा की, तो वो 62 से 64 तक जाएंगी। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, वो 75, 76, 77 तक जा सकती हैं। तो डिलिमिटेशन होने के बाद साउथ की जो पार्टियां, अभी भी जो है साउथ की पार्टियां, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं है। कुछ लोग इस तरीके का नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं या नैरेटिव बना भी रहे हैं कि साउथ की पार्टी जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स में एब्सोल्यूट हो जाएगी, उनका कोई भूमिका ही नहीं रहेगा। अरे भैया, अभी क्या भूमिका है, अभी भी तो वो सहयोगी ही हैं। साउथ में कोई बड़ी पार्टी नहीं है भाई साहब। जो तमिलनाडु में जो पार्टी है वो तेलंगाना में तो है ही नहीं, तेलंगाना में जो पार्टी है वो तो केरल में है ही नहीं, विजिबल नहीं है, उनका वोट बैंक नहीं है।
तो ये सब छोटी छोटी पार्टियां हैं जो वो या तो एनडीए में है या तो इंडी गठबंधन में है, तो तब भी यही रहेंगे, वो सहयोगी भूमिका में ही रहेंगे। साउथ की कोई बड़ी पार्टी ऐसा तो नहीं है कि जो पूरे भारतवर्ष में जो रूल कर रही हो। तो ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है साउथ की पार्टियों का रोल कम हो जाएगा, ये तो पूरी सरासर गलत है। अभी भी वो राजनीति में है, तब भी रहेंगे। सीट उनके यहां भी बढ़ने ही वाली है, किसी का सीट घटने वाला नहीं। ऐसा थोड़ी कि तमिलनाडु का सीट घट जाएगा, ऐसा थोड़ी कि केरल का सीट घटेगा, उनका भी सीट बढ़ेगा। अब तो केरल खुद ही एक छोटा राज्य है। केरल क्या उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य तो है नहीं, तो केरल का सीट कभी भी क्या उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा कभी भी हो सकता है? नहीं होने वाला है। हाँ, इसके लिए उनको जनसंख्या को ओवर पॉपुलेट करना पड़ेगा, वो भी सही नहीं रहेगा, वो भी सही लक्षण नहीं है। भारत में हमने ऐसे ही जनसंख्या का विस्फोट हो रखा है। तो गलत गलत जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है वो तो सच में गलत है, लेकिन ये है कि डिलिमिटेशन होने के बाद इसका फायदा बीजेपी को तो जरूर होगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन होने जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ होगा। तो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जिस तरीके से अपना नैरेटिव फैलाती है, जिस तरीके से वो प्रचार करते हैं, चुनाव में बहुत पैसा डालते हैं, तो इसका फायदा तो उन्हें जरूर पहुंचेगा, ये तो तय है। और ये सब होने के बाद सच में बीजेपी को हटाना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। मैं नहीं कहूंगा नामुमकिन, क्योंकि इतिहास यही कहता है जो उदय हुआ है वो अस्त भी जरूर होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी गिरी थी, बीजेपी की सरकार भी कभी ना कभी तो सत्ता से जाएगी। हाँ, वो फिर वापस आएंगे। वापस आने का, सत्ता में रहने का, सत्ता में जाने का ये क्रम जो है चलता रहेगा। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर कल। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।